भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि फिल्मों का मेला, एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट फिल्में आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जी हाँ, इफ्फी के इस मंच से हम आप तक हर अपडेट इफ्फी की सिनेमा से जुड़ी हुई पहुँचा रहे हैं। जी हाँ, मैं हूँ शहला निगार और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इफ्फी के रंग सिनेमा के संग। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम की। हम यहाँ मौजूद हैं फिल्म बाजार में और इफ्फी का ये फिल्म बाजार इस बार विशेष है। विशेष इन मायनों में क्योंकि यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर इन राज्यों का फिल्मों से क्या कनेक्शन है, फिल्मों में उनका क्या कुछ योगदान रहा है, उसे दर्शाया गया है। तो साथ ही साथ एक और नई पहल की गई है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये किताब है और ये बॉक्स ऑफिस और किताब का कनेक्शन दिखाया गया है। जी हाँ, बुक टू बॉक्स ऑफिस एक नई पहल शुरू की गई है, जहां पर बुक्स से, कहानियों से कैसे फिल्मों में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं बुक टू बॉक्स ऑफिस। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार फिल्म बाजार के सेक्शन में बुक अडाप्टेशन का एक इनिशिएटिव लिया गया है। बुक टू बॉक्स ऑफिस इस पहल का नाम है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पवेलियन लगा हुआ है, यहाँ पर कई सारे ऑथर्स हैं, कई सारे पब्लिकेशन हाउस हैं जो अपने बुक्स के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। बुक्स सारे डिस्प्ले किए गए हैं एक ही मकसद से कि बुक्स जो हैं वो स्टोरीज़ देती हैं और स्टोरीज़ जो हैं वो फिल्म में टर्न की जा सकती हैं। साथ ही जो वेब सीरीज़ हम जानते हैं, वो भी कई सारे मूवीज़ जानते हैं जो बुक्स के ऊपर हैं, बुक्स को अडाप्ट किए जाते हैं, वो सब ये आइडिया है। और हमारे साथ कृतिका हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं बुक टू बॉक्स ऑफिस की। कृतिका, कितने पब्लिकेशन हाउस आपसे जुड़े हुए हैं और अब तक किस तरीके से बिजनेस हो रहा है? तो हमारे पास पूरे 27 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से 21 पब्लिशिंग हाउसेस हैं, 4 लिटरेरी एजेंसीज़ हैं और 4 ऑथर्स हैं। और रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं और बस मैं बहुत खुश हूँ कि ये सक्सेस रहा। हम ये देखते थे कि दूसरे कंट्रीज़ के भी फिल्म फेस्टिवल्स में ये इनिशिएटिव लिया जाता है और भारत में भी कई सारे बुक्स हैं जो ऑलरेडी अडाप्ट कर दे चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा टाइम था, नीड ऑफ द आवर था, हम कह सकते हैं कि इस फाइनल इस प्रोग्राम को आना था फिल्म बाज़ार में। तो किस तरीके से वो पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है? तो आपने जैसे कहा भारत आई थिंक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी कहानियाँ भारत में हैं। हमारा भारत एक कहानियों का ही स्थान है। तो बट वो सब किताबों में लिखा गया है और भारत की जो भारत की जो के जो लोग हैं, सबके सब ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ पाएँ, पर वो सब फिल्म्स देख सकते हैं। तो हमारा यही है कि हम उन्हें फिल्म्स के थ्रू ये सब कहानियाँ बता पाएँ और यही कहानियाँ पूरी दुनिया में भी जाएं, तो हम लोग इससे ज़्यादा कोई खुश नहीं हो सकते। यहाँ पर आप देखिए कई सारे बुक्स मेंशन किए गए हैं, कई सारे एक तरीके से ये बुक अभी हुई भी नहीं है, एक प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस की तरीके से है। यहाँ पे हमारे साथ में है मिथिलेश जी जो इस पब्लिकेशन से हैं, वो ऑथर भी हैं। उनसे जानते हैं, मिथिलेश, कौन से बुक्स लाए हैं आप और किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एक प्रोग्राम जो है उससे? हाय, थैंक यू मैम। सबसे पहले जो आपने कहा ना कि जो इंडिया में इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी, उसके लिए मैं कृतिका और उनकी टीम का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं हिंदी राइटर हूँ, मैंने 6 किताबें लिखी है और मैंने पब्लिशिंग स्टार्ट किया था। तो हम फ्लाइटिंग पब्लिकेशन से हैं, तो हमारा मोटो है किताबें ज़रा हट के। हम उन जॉनर्स पे काम करते हैं जो बाकी के हिंदी जॉनर्स में नहीं है। जैसे बच्चों के लिए कहानियाँ नहीं लिखी जाती है, उनके लिए छोटी कहानियाँ होती है, आपने देखा होगा NBT या कई सारे, लेकिन हम लोग बुक सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। तो हमारे एक फॉर्मेट वो है। हम कॉमिक्स में भी काम कर रहे हैं, प्लस हॉरर में सबसे ज़्यादा किताबें अभी हम बैक टू बैक 4 साल में निकाल चुके हैं। मैं खुद भी हॉरर बुक राइटर हूँ और कई कंटेंट हमने पिच भी किया है इसके लिए। तो एक हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था यहाँ पे। और जैसा कि आपने देखा कि कुछ कंटेंट हम लोग 25 सिलेक्टेड कंटेंट्स यहाँ लेकर आए हैं फिल्म के लिए, जो हमें लगता है कि ये फिल्म में अडॉप्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है हमारे यहाँ पे। क्योंकि अभी क्या देखते हैं आप, थ्रिलर रोमांस से ज़्यादा हटकर हमें कुछ देखने को मिलता नहीं। लेकिन OTT एक ऐसा हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनकर आया है जिसमें हम लोग अलग अलग तरह की
चीज़ें देख रहे हैं। टाइपराइटर देखा हमने, जैसे मेरी बुक है असाइलम सब मरेंगे जो इसका टाइटल है, मैंने टाइपराइटर देखा था तो मुझे लगा कि ऐसी ही कहानी शायद मेरी भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि एज अ पब्लिशर हम ये यहाँ पे पिच करना चाहते हैं कि अलग अलग डिफरेंट जॉनर्स के कंटेंट भी जो इंडियन सिनेमा में भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो उनके लिए हमें ज़रूर यहाँ मंच मिला है और आई होप कि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो कुछ बात बनेगी। तो ना सिर्फ ये पब्लिकेशन हाउसेस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बल्कि फिल्म मेकर्स के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनके पास में भी एक ये पूरी तरीके से बैंक है स्टोरीज़ का, क्योंकि यहाँ से आप फ्रेश स्टोरीज़ ले सकते हैं और अच्छी फिल्में बना सकते हैं। कैमरा पर्सन अश्लेषा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। इफ्फी के इस मंच पर हर दिन कई बड़े सितारे आ रहे हैं, कुछ अपनी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं तो कुछ लोगों को फिल्म निर्माण की सीख दे रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता, दिग्गज फिल्म अभिनेता अनुपम खेर से। कहाँ थे आप भूप जी? मैं कितना डरा था। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हमारे साथ इस समय एक ऐसे अभिनेता मौजूद हैं जो अपने अद्वितीय अभिनय के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर जी की। बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी डीडी न्यूज़ में आपका। मेरा सबसे पहला काम डीडी से ही हुआ था। डीडी में मैंने एक नाटक किया था वापसी। वो वापसी देख के मुझे भट्ट साहब की फिल्म सारांश में मौका दिया गया था। बहुत अच्छा था वो। सर बात अगर कश्मीर फाइल्स की करें तो 90 के दशक में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उनके संघर्षों की कहानी है। काफ़ी सराहना मिली है पूरे देश से, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। लेकिन अगर हम बात कहीं ना कहीं कमाई की करें तो ऐसी फिल्मों का चुनाव करना कितना मुश्किल होता है और ऐसे टॉपिक्स का चुनाव करना कितना मुश्किल होता है? ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं इस फिल्म को करने से पहले कुछ सोचूं। ये कहानी तो मैं पिछले 32 साल से सुना रहा था ऑन ए पर्सनल लेवल। फिल्म के माध्यम से जब ये कहानी मेरे पास आई तो मैं बिल्कुल तत्पर था और मैंने अपने जो मेहनताना मैं लेता हूँ उसका 1/4 लिया इस पिक्चर में, बिकॉज़ मैं चाहता था कि मेरे माध्यम से मैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित खुद हूँ, अगर कश्मीरी पंडित की कहानियों पर मैं मेन रोल करूँगा तो वो दुनिया तक पहुंचेगी। और ये बहुत खुशी की बात है कि विवेक अग्निहोत्री जी ने इसको इतने खूबसूरत ढंग से, इतने रिसर्च करके दुनिया तक ये फिल्म पहुंचाई है। और एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम उन लोगों का दर्द तो दुनिया तक पहुंचा है। हम मानते हैं कि सिनेमा जो है समाज का आईना है। ऐसे में आप इन मुद्दों से जुड़कर, सामाजिक मुद्दों से जुड़कर एक प्रेरणा के स्रोत लोगों के लिए बन सकते हैं। सिनेमा को एक माध्यम बना रहे हैं। मुझे भगवान के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से इतना नाम मिला है, तो सबसे आसान काम है मेरे लिए कि उस नाम का मैं इस्तेमाल करूं लोगों के लिए अच्छा काम करके। क्योंकि जब आप शोहरत हासिल करते हैं, जब आप कामयाब होते हैं, तो फिर आपके लिए ये भी सोचना ज़रूरी है कि अब इस शोहरत का इस्तेमाल जो है, समाज के इतने सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें चाहे वो हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं, चाहे वो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, चाहे वो कैंसर पेशेंट हैं, चाहे वो ओल्ड एज होम हैं, उनके प्रति काम करना ये मेरा धर्म हो जाता है। बिल्कुल। और अभी आपने कहा कि अभी आपकी लाइफ का इंटरवल है, अभी आपको 30 सालों तक और काम करना है, तो ये जज्बा आप कहाँ से लाते हैं? मुझे लगता है कि इसका हक लोगों को नहीं देना चाहिए कि वो डिसाइड करेंगे अब आपको अंकल जी बुलाएं या आपको वेटरन बुलाएं, थेस्पियन बुलाएं, लेजेंड बुलाएं। इसका डिसीजन मैं करूँगा। और मुझे काम पसंद है, मुझे काम पे रोज़ सुबह निकल के जाना अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत साल तक अच्छा से, अब तो मुझे समझ में आया कि काम कैसे करना है। अब तक मैंने जितनी भी एक्टिंग की है वो लोगों को शायद इम्प्रेस करने के लिए कि देखो मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। अब मैं अपना काम मुश्किल करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों तक और काम मिले। तो मैं पहले से उनको मना कर देता हूँ कि मुझे ये सब लेजेंड, थेस्पियन ना बुलाएं। वो उनका नज़रिया मेरे प्रति, और मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। मेरा प्रति मेरे लिए ये रोज़ है कि मैं सुबह उठ के अपने आप को रोज़ कहता हूँ कि आज मैं न्यू कमर हूँ।
तो न्यू कमर जब इंसान होता है तो कोई बोझा अपने कंधे पर लेकर अनुपम खेर का नहीं चलता है। फिर हर चीज़ सीखने को मिलती है, चाहे वो इस इंटरव्यू के ज़रिए, चाहे वो आपके कैमरामैन को देख के, तो हर चीज़ जो है सीखने का, आपका जो आपकी पृष्ठभूमि होती है, जो आपका वो पेज है, वो जो खाली नजर आता है, उस पर जो भी लिखो वो अच्छा लगता है। सर, इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष, एक संघर्ष के बाद ही इस लेवल तक कोई पहुंच सकता है। जाहिर सी बात है आपने भी बहुत संघर्ष किया है, ऐसे में इस दौर में कभी आपको निराशा ने नहीं जकड़ा? पहली बात तो वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो। जो कामयाबी बिना संघर्ष के मिल जाए वो तो किसी काम की नहीं है। वो सड़क ही क्या जिस पर उतार चढ़ाव ना हो, खाइयाँ ना हो, कांटे ना हो। वो कहते हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। पर इसके बावजूद जब मेरे साथ अच्छा वक्त नहीं जाता तो मुझे तकलीफ़ होती है, दुख होता है, जो सबके साथ होता है। लेकिन फिर नई सुबह होती है, फिर चढ़ता हुआ सूरज नज़र आता है, फिर ज़िंदगी नज़र आती है और फिर दिल करता है कि बहुत कुछ किया जाए। आने वाले समय में हम अनुपम खेर जी को और किस फिल्म में देख सकते हैं? हमने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की है बुगाड़िया साहब के साथ, केसी बुगाड़िया साहब, अनुपम खेर स्टूडियो ने। उसका नाम है द सिग्नेचर। उसके डायरेक्टर गजेंद्र अहीरे हैं, जिसका कल पोस्टर लॉन्च किया कुंग फू पांडा के डायरेक्टर मार्क ऑसबॉर्न ने। वो हमारी अगली फिल्म होगी। फिर उसके बाद मेरी एक साउथ की फिल्म है, तमिल फिल्म कनेक्ट आ रही है नयनतारा जी के साथ। फिर उसके बाद सतीश कौशिक जी की फिल्म है कागज़ 2। फिर IB71 है मेरी संकल्प रेड्डी की फिल्म है, और कंगना जी की डायरेक्टेड फिल्म है इमरजेंसी, वो भी आ रही है। अच्छी फिल्में हैं आने वाली। बहुत शुभकामनाएं उन फिल्मों के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूँगी। जिस तरह से इफ़ी के इस मंच पर 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की शुरुआत की गई है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है उन युवाओं को, यंगस्टर्स को, जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और सिनेमा में अपना भविष्य तलाशना चाहते हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे देखते हैं आप सरकार की इस पहल को? बहुत अच्छी पहल है ये तो। बहुत ही सरकार से जब प्रोत्साहन मिलता है तो आपको एक मील पत्थर लांघने का मौका मिलता है। और मैं सभी उन लोगों से कहूँगा कि इस मौके को हाथ से मत जाने ना दें। और क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, 75 ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कला को, जो हमारे कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और उसका एक ही तरीका है, बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच सर, दूरदर्शन से बात करने के लिए। कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है, तपने के बाद सोना और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। पंकज त्रिपाठी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से अपना फिल्मों में एक अलग मकाम, अलग स्थान बनाया है। आज स्थिति ये है कि हर बड़ा फिल्म निर्माता, निर्देशक उनके साथ काम करने का इच्छुक है। तो चलिए बात करते हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी से। अभी बात की एक डायरेक्टर और एक एक्टर के रिलेशन के बारे में। नीलभट्ट सन्नाटा का एक टीचर था, प्रिंसिपल श्रीवास्तव, तो बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं। तो बड़ी अच्छी फिल्म थी वो, इधर वालों ने नहीं देखी है। नहीं देखे वो नीलभट्ट सन्नाटा? अच्छा, देखिए। मगर इतना प्यार मुझे लगता है आपको जनता ने दिया है पिछले 3 सालों के अंदर, उतना शायद भारतीय सिनेमा में और किसी एक्टर को इतनी जल्दी इतना प्यार किसी को नहीं मिला। नीलभट्ट सन्नाटा वो पहली फिल्म थी, क्योंकि उस वक्त ना आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर कास्टिंग ऐसे गैंगस्टर की होने लगी, तो ऐसे लगे स्क्रिप्ट साथ साथ पिस्टल भी ला रहे हैं। ये है स्क्रिप्ट, ये है प्रॉप्स, यही आपको चलाना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू है और इसमें से एक जो बहुत मुख्य सेक्शन होते हैं वो है मास्टर क्लास और इन कॉन्वर्सेशन। पहले दिन पे जो एक्शन पैक्ड है आफ्टर ओपनिंग सेरेमनी, वो थी पंकज त्रिपाठी के साथ में, जो पूरी तरीके से भरी हुई थी। सर, आप आए, सभी एज के लोग थे वहाँ पे मौजूद थे, आपने उनसे बातचीत की, कैसा था आपके लिए ये अनुभव? क्योंकि बाकी सभी के लिए तो अनुभव ये एकदम 5 स्टार था। मेरे लिए बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आते हुए बाहर लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हमें टिकट नहीं मिला, शो पैक हो गया है, तो कुछ करो। मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए। होपफुली जो ऑडियंस जो मान के सोच के आई होगी वो उनकी इच्छा और चाहत पूरी हुई हो। आप OTT प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं। OTT प्लेटफॉर्म भी एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है कंटेंट के तौर पर। ऐसे में क्या आपको लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबल है ऐसे समय में? नहीं है तो हाँ, यस, टाइम तो अच्छा है OTT के आने से। मैं तो अभिनेता हूँ, तो
तो मुझे बाकी इसके इस एस्पेक्ट की जानकारी नहीं है। बट यस, हमारा देश कंटेंट हब बने और यहाँ दुनिया भर का कंटेंट क्रिएट हो, वीएफएक्स के लैब्स बने तो अच्छा है, तो सबके लिए बढ़िया है। और हो ही रहा है, हमारी कहानियाँ देखो ना 200 कंट्री पहुँचती हैं ओटीटी के माध्यम से। तो अब हमारी कहानियाँ भी डब हो रही हैं विदेशी भाषाओं में, हमारे ओटीटी शोज डब होकर वहाँ चल रहे हैं, तो अच्छा है। सर, एक सवाल जो इसी मास्टर क्लास से जुड़ा हुआ है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप टिप देना चाहेंगे जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं उन्हें? ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप फिल्म स्कूल जाएं, किसी न किसी फिल्म स्कूल से ट्रेनिंग लें, अपने क्राफ्ट पे काम करें। हमारे यहाँ प्रतिभा बहुत है, मौके भी मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, तो लेकिन उसके लिए प्रतिभा का भंडार होना चाहिए। कि आप समझो ना, पिछले दिनों एक शॉर्ट फिल्म देखी थी मैंने तो एक शॉर्ट फिल्म भी की थी, अनाम मिश्रा की फिल्म थी वो, गामक घर, मैथिली फिल्म। मैं मेस्मराइज्ड हो गया उसको देख के। 23 साल का लड़के ने बनाई थी वो फिल्म, तो वो मामी में भी, इसमें भी चली थी। तो अब क्या है कि काम हो रहा है, अलग अलग किस्म के नए नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, तो अच्छा वक्त है। सर, एक आखिरी सवाल, कोविड के बाद में पहली तरह से ये फिजिकल फॉर्म में पूरी तरीके से हो रहा है, बिगर है, ग्रैंडर है, इफ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप यहाँ पर आते रहे हैं, गोवा आते रहे हैं, इफ़ी के लिए आपको कितना प्राउड फील होता है? बहुत अच्छा, हमारा भारत का फिल्म महोत्सव है, तो ये तो बहुत ख़ास है कि मंत्रालय का आयोजन है। और मैं दोबारा आया हूँ, पहले भी आया था 3-4 साल पहले। मेरी फिल्में तो आते ही रहती हैं, आगे भी आऊँगा जब मौका मिलेगा, तो कहानियों के साथ आऊँगा। थैंक यू। बिल्कुल। तो ये थे पंकज त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारत कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड की तरह अपने आप को प्रमोट कर रहा है, भारत के पास में कहानियों की कमी नहीं है। अब फिल्म मेकर्स भी स्किल्ड हो रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं और अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अश्लेषा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। भारतीय सिनेमा के हर दौर में विलेंस का अपना एक अलग अंदाज और इतिहास देखने को मिलता है, और हर दौर में पर्दे पर जब विलेंस की एंट्री होती है तो वो कुछ ना कुछ दर्शकों के लिए मैसेज छोड़ के जाती है, और वो अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं। ऐसे ही एक खलनायक रहे हैं मुकेश ऋषि। इफ्फी के इस मंच पर हमने बात की मुकेश ऋषि से। इस समय हमारे साथ मौजूद है मुकेश ऋषि, जो कि एक मंझे हुए कलाकार हैं, और साथ में उनके बेटे राघव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। आप अपनी फिल्म निडर के लिए यहाँ आए हैं। अगर निडरता की बात करें तो आपका जीवन भी निडरता से भरा रहा है। आपने ऐसे ऐसे दमदार रोल किए हैं कि आप और आपने अपनी एक्टिंग से उन रोल में जो जान डाली है वो देखने लायक रही है। थैंक यू सो मच। किया वही जो मिला हमको, और क्या मैं भी फिल्मी फैमिली से नहीं था, तो इसलिए एक डर हमेशा रहता था कि अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए पूरा दिमाग लगाते, हमेशा ऑलवेज आई एम देयर। तो उसमें सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब आप लेकर आ रहे हैं फिल्म निडर, और निडर में आपके साथ आपके बेटे भी है, तो कैसे आप दोनों ने कैसे मैच किया? अगर राघव मैं आपसे जानना चाहूँ। पहली बात तो थैंक यू कि आप लोग आए और इंटरव्यू हो रहा है। करवा दिया इन्होंने, मैनेज हो गया अच्छे से। अच्छी प्रेपरेशन थी, अच्छा टाइम था, अच्छा होमवर्क किया था हमारे डैड ने एंड डायरेक्टर सर ने, तो उस वजह से काफ़ी चीज़ें क्लियर थी। तो मेरे लिए एज एन एक्टर मुझे तो अपनी लाइनें रटनी थी और परफॉर्म करना था, तो उस हिसाब से जब आपका कैप्टन क्लियर है, डायरेक्टर क्लियर है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं, मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए। सर, ये 2 जनरेशंस हैं एक साथ, तब की जनरेशन में और अब की जनरेशन में काफ़ी फ़र्क आ गया है। तब के सिनेमा में और अब के सिनेमा में भी, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी फ़र्क आ गया है। ऐसे में आप दोनों दौर के बीच में जो सामंजस्य बिठा रहे हैं वो कैसे करते हैं? मुझे सबसे आज के दौर की सबसे अच्छी बात लग रही है कि आज के दौर में एजुकेशन बहुत आ गया है। उस एजुकेशन के आने से नज़रिया बदल गया, सोच बदल गई है, बनाने का ढंग बदल गया है, और सोचने का ढंग बदल गया है। ये हमारी
आज की ज़रूरत थी, हमें इस तरह की सोच के लोग चाहिए थे, क्योंकि क्या होता है समय तो बदलता रहने वाला है, तो बदलने के साथ जो है बड़े तो बड़े ही होने वाले हैं, लेकिन यंग सोच जो है वो तभी आएगी जब यंग लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ 2-3 दिन से लोगों से मिल रहा हूँ, और जितने लोगों को मिला हूँ दे आर ऑल अंडर 30 और डिफरेंट स्टेट से आए हैं, और थोड़े से मिनट में जो मुझे सुना देते हैं कंटेंट अपना, इतना दिल खुश होता है उनको सुन के कि इतने इन्वॉल्व हैं इस एज में, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे लोगों से मिलने का, प्रोड्यूसर से मिलने का, या कोई अपनी इन्वेस्टमेंट ढूंढने का। तो इससे एक कम्बिनेशन हो गया है जिससे यंग लोगों को कोई भी दुनिया का काम माइनस यंग लोग कमिंग अप वो कामयाब नहीं हो सकते आगे चल के। तो ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। तो ये एनएफडीसी ने जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इतने सालों से, मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि ऐसे यंग लोगों को मिल पा रहा हूँ मैं। तो इसके पॉइंट मेरे ख्याल में आप मुझे बहुत अच्छा लगा मिल। जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो है, आप उसकी बात कर रहे हैं, ये एक जाहिर सी बात है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को भी ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई हीरो का बेटा है तो वही हीरो बनेगा, आमजन वहाँ तक रीच नहीं बना पाएगा। उस एक जो बैरियर था या फिर कहीं खाई थी उसे तोड़ रहा है। देखिए, हर बाप की या पेरेंट्स की कोशिश यही रहती है कि बेटा क्या करेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं और उनका बाप के काम से या उसके एक्सपीरियंस से कुछ लेना देना नहीं होता और उसमें कामयाब होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बाप का काम देख रहे होते हैं और उनको लगता है कि मुझे ये फॉलो करना है, और बाप को ये इजी हो जाता है क्योंकि मैंने 30 साल दे दिए इस लाइन में, जो मैंने सीखा है वो इमीडिएटली इसको पास ऑन हो जाएगा। लेकिन कल को ये बोले मुझे केमिकल की फैक्ट्री लगानी है तो मेरे लिए परेशानी वाली बात है। वो फिर टोटल इनका है कि इनको उसके बारे में कितनी नॉलेज है। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। मैं इसे ब्लेम कभी नहीं करूँगा कि एक्टरों के बच्चे एक्टर क्यों बन रहे हैं। देखिए, सबकी प्रैक्टिस होती है, सबको करना है, लेकिन जब आप कैमरे के सामने होते हैं ना तो आपको पीछे से कोई नहीं बता सकता कि ऐसा करो, इधर देखो, आपको ही करना है। उससे पहले प्रिपरेशन अगर पेरेंट्स की चीज़ें बच्चों को मिलती हैं तो उसमें आई फील इससे प्रिविलेज फॉर देम, क्योंकि माँ बाप का इतना एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा पहले बताइए। अगर बच्चे मिलते हैं और बच्चे उसको अच्छा करते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। आज की जो टेक्नोलॉजी जो जिसके लिए सब बच्चों को अभी फ़ायदा होने वाला आने वाले समय में, क्योंकि मैं यहाँ बहुत से लोगों को मिला हूँ, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म वो क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि वो बच्चा उड़ीसा में बैठा या कहीं यूपी में बैठा, अगर उसके पास एक्टर बनना चाहता है तो उसके पास सोर्स क्या है, वो कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन पे मुझे जो लोग मिले वो वहाँ पे ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जहाँ ऐसे बच्चे वो उनको भेज सकते हैं और फिर वो आगे से कहेंगे कि नहीं हमें इससे बेटर चाहिए, आप प्लीज़ बेटर करके मुझे भेजिए। तो ऐसा हुआ कि उसका किया हुआ काम इज़ ऑनलाइन अवेलेबल। और कल को अगर मैं कास्टिंग ढूंढ रहा हूँ किसी तरह पर्टिकुलर टाइप की, तो मुझे वो बच्चा कह सकता है कि आप प्लीज़ उस पर चले जाइए, मेरा काम आपको वहाँ दिखेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस तरह की जो सोच है, सो वेलकम आई एम टेलिंग यू। ये वो उसको सॉल्व करेगी जिसके लिए आपने मुझसे पूछा है। और मुझे बेहद खुशी है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक बच्चा बैठा हुआ, उसको अपने मेहनत के लिए पहले बॉम्बे आने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। राघव, अगर आपसे आपकी फिल्म के बारे में बात करूं तो निडर के बारे में कुछ बताइए, और ये भी बताइए कि क्या आप अपने पिता जितने निडर हैं? निडर के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि एक पंजाबी एक्शन मूवी है जिसमें एक्शन सिर्फ बोलने के लिए है लेकिन एलिमेंट्स पंजाब के सारे हैं। जैसे इट्स अ फैमिली एंटरटेनर एज वेल। बहुत ही पंजाब की आज की करंट सिनारियो जो है उससे रिलेटेड, उसके बैकड्रॉप में एक फादर एंड सन की स्टोरी है। जैसे जिस वजह से जब एक फादर को ज़रूरत पड़ती है अपने बच्चे की तो वो बच्चा किस तरीके से आके खड़ा हो जाता है। तो ये बेसिकली है निडर। रही बात फादर से निडर होने की, ऐसी कोई ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। ही वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। मैं इस फिल्म की प्रैक्टिस और इससे पहले भी मैंने जितने भी प्रैक्टिस की है मैंने अपने फादर के साथ ही की है। तो एक्टिंग वाइज ऐसे कोई तकलीफ़ कभी मुझे रही नहीं और ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी रहा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का दूरदर्शन से बात करने के लिए। और आइए अब एक नजर डालेंगे इफ्फी के हाइलाइट्स पर।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का चौथा दिन है और हम कह सकते हैं कि जो ये फेस्टिवल है वो अपनी पीक पे पहुंच चुका है। हमारे साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं अपूर्वा चंद्रा। सर, आपका स्वागत है दूरदर्शन पर। चौथा दिन है, हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ होना बाकी है, तो हम कहीं ना कहीं बीच में हैं, पीक में हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेलीगेशंस की रजिस्ट्रेशन हुई है इस बार, सबसे बड़ा भव्य इफ़ी भी हुआ है इस बार। हाँ, इस बार डेलीगेट की संख्या 10,000 से अधिक हुई है। अब ये हम इस बार का जो ईफी है 2 वर्ष के कोविड के बाद बुला रहे हैं। मीडिया भी यहाँ सबसे अधिक संख्या में उपस्थित है और फिल्मों में भी हमने तरह तरह के सेक्शंस इस बार जो है किए हैं, जो कि पहले कभी नहीं होते थे। फिल्म बाजार भी अधिक भव्य है। साथ ही सर, जब हम बात करते हैं कि हमने कान फिल्म फेस्टिवल से भी बहुत कुछ यहाँ पर लाया है, तब हमने इंसेंटिव्स भी काफ़ी सारे अनाउंस किए थे। ऐसे में जब दूसरे विदेशों से जो फिल्म मेकर्स आते हैं, क्या बातचीत हुई है हमारे मंत्रालय के साथ में, हमारे फिल्म मेकर्स के साथ में, क्या उसका कुछ ट्रांसफायर हुआ है? आपने जो कहा कान फिल्म फेस्टिवल से हम क्या लाए, एक तो देखिए हम यहाँ जो खड़े हुए हैं इस समय गोवा रेड कारपेट है, जैसे जो कि हम कांस रेड कारपेट की धरती पे बनाना चाहते हैं। और पहले के वर्षों में कभी भी ये रेड कारपेट ऐसा नहीं होता था। हम बिल्डिंग के अंदर से सीधा सीधा फिल्म स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को ले आते थे। अब ये एक बहुत अच्छा रेड कारपेट हमने इस बार बनाया है, जिसमें मीडिया और जो यहाँ पर फैंस हैं उनको अपने स्टार्स को देखने का, पास से और इंटरेक्ट करने का मौका प्राप्त होता है। बाकी जो आपने कहा कि जो एक और जो हमने कांस फिल्म फेस्टिवल का इस बार किया, वो क्योंकि प्रोमेनाड के ऊपर हमने इस बार पेविलियन लगाए, वहाँ पर जो है कई देश और कई राज्य और कई फिल्म कंपनियों ने अपने पेविलियन लगाए हैं, स्टॉल लगाए हैं और वहाँ पर जो है मार्केट का काम हो रहा है। बाकी जो आपने कहा इंसेंटिव्स के बारे में, क्योंकि इंसेंटिव्स हमने कान फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किए थे, तो अब यहाँ पे जो हम फिल्म मेकर देख रहे हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और कुछ प्रपोजल तो हमारे पास 1-2 प्रपोजल ऑलरेडी आ भी चुके हैं और बाकी मेरे ख्याल से हम देखेंगे कि इस फिल्म फेस्टिवल के मार्फत नए को प्रोडक्शन अनाउंस होंगे और आगे काम बढ़ेगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम अब बीच में है फिल्म फेस्टिवल के, अब आगे क्या है, व्हाट स्टोर में क्या है हमारे लिए? अभी आप देखेंगे कि क्योंकि हमने जो है यहाँ पर इस बार कई सारे वर्ल्ड प्रीमियर, इंटरनेशनल प्रीमियर रखे हैं। डेली रेड कारपेट के ऊपर कोई ना कोई सेलिब्रिटीज आती हैं। मास्टर क्लासेस के अंदर जो है बहुत मशहूर जो भारत के कलाकार हैं, एक्टर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, आगे राजकुमार राव आएंगे, तो इस तरह के आपको जो है नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ लाइंस है यहाँ पर जो मास्टर क्लास ले रहे हैं, इन कॉन्वर्सेशंस ले रहे हैं। स्क्रीनिंग तो मूवीज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लोग यहाँ पर जुट रहे हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में, क्योंकि वो अपनी फेवरेट मूवी देखना चाहते हैं। और 2 साल के एक हाइब्रिड सेशन के बाद इस बार जो इफ़ी हो रहा है वो काफ़ी भव्य हो रहा है और पूरी तरीके से फिजिकल फॉर्मेट में हो रहा है। कैमरा पर्सन अश्लेषा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का ये मंच फिल्मों के चाहने वालों के लिए उत्कृष्ट सिनेमा के उत्सव का एक मंच है। यहाँ हर दिन बहुत कुछ खास हो रहा है, कहीं मास्टर क्लास हो रही है तो कहीं फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, और तो और फिल्म बाजार यहाँ पर एक खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर दिन हम आपको इफ़ी की इन तमाम गतिविधियों से, इन तमाम रंगों से रूबरू करा रहे हैं। अभी के लिए इफ़ी के रंग सिनेमा के संग इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।